हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो आज की बात स्टार्ट करते हैं जी। सर आज क्या कराएंगे बच्चे? आज हम आपको, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, सीए फाइनल एफआर की केस स्टडी बुक लेके आए हैं आपके लिए। और ये केस स्टडी बुक में मैंने अपना कोई केस स्टडी नहीं डाला है। सारे केस स्टडी किसके हैं? आईसीआई के। देखो आईसीआई पहले तो हमें कहता रहा कि एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, आप एमसीक्यू करिए। सारे टीचर लोग एमसीक्यू बनाने में जुट गए। और जब आईसीआई ने रिवील किया तो पता लगा कि ज्यादातर एमसीक्यूज कौन से आने हैं पेपर में? केस स्टडी बेस्ड आने हैं। इंडिविजुअल एमसीक्यूज आने ही नहीं है, आएगा भी तो एक आधा आएगा। और सीए फाइनल लेवल पे तो हार्डली, आई डोंट थिंक सो कि एमसीक्यू एक आधा चाहे कोई आ जाए इंडिविजुअल। अदरवाइज बच्चे आपको सारे एमसीक्यूज जो आने वाले हैं वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। सो सर ये आपको कैसे पता लगा? तो बच्चे इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी रिलीज किए हैं मई 2024 के लिए, क्योंकि ये न्यू सिलेबस का पहला पेपर होगा, तो वहां से हमें क्लैरिटी मिली कि ये ज्यादा जो एमसीक्यूज पूछने वाले हैं वो केस स्टडी बेस्ड पूछने वाले हैं। सर पेपर का स्टाइल क्या है? आओ मैं आपको एमटीबी ही दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा पेपर का स्टाइल पता लग जाए। ये देखो 30 मार्क्स के तो सीधा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है। तो इंडिविजुअल एमसीक्यूज करने का अब इतना कोई औचित्य नहीं बचता। और वैसे भी एमसीक्यू वही करने चाहिए जो इंस्टीट्यूट दे करने को, क्योंकि उसी से उनका लेवल पता लगेगा। सो 30 मार्क्स के तो बच्चे एमसीक्यूज हैं, तो समझ लो ये 15 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। केस सिनारियो बेस्ड एक केस दिया रहेगा। सर केस कैसे होता है? इंटीग्रेटेड केस है। अभी हम आपको केस ही पढ़ाने आए हैं। इंटीग्रेटेड केस मतलब एक ही केस में 4-5 इंड एएस की बात बोल दी जाएगी और आपको बोला जाएगा जी इसके बेस पे ये एमसीक्यूज के आंसर कर दो। कुछ नहीं है बच्चे, जस्ट हमारी बुक के ही क्वेश्चंस हैं या उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, बस उनको केस में डाल दिया गया है। बस ये हम पहले भी कराते थे। आपके ओल्ड कोर्स में एक पेपर होता था जीएफआरएस का, ये केसेस हमने वहां बहुत कराए हैं। हमारे पास बहुत केस स्टडीज है, पर उनको देने का कोई फायदा नहीं। जो इंस्टीट्यूट कहता है बस वही करिए, बेटर तरीका यही होता है। तो इंटीग्रेटेड केस आएगा पेपर में। और अब ये समझ लीजिए कि पेपर की कवरेज बढ़ जाएगी। पहले जो क्वेश्चन 5 नंबर में आता था अभी वो 2 नंबर में आएगा। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। और कई बार तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती और आपको टीका लगाना है बस। तो कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये 15 क्वेश्चंस आप मान के चलिए अलग अलग 15 इंडेस में से आएंगे। हार्डली है कि कोई एक आधा इंडेस रिपीट हो जाए, अदरवाइज इनकी कोशिश होगी कि हर क्वेश्चन को अलग तरीके से डाला जाए। सर सारे इंटीग्रेटेड है, कोई एक इंडिविजुअल इंडेस पे भी केस बन सकता है? बच्चे बन सकता है। जब हम जीएफआरएस कराते थे वहां इंडिविजुअल एएस पे भी केस थे, पर फिलहाल जितने केस स्टडीज, आई थिंक 8 केस स्टडीज हमारे पास इंस्टीट्यूट ने दिए हैं आरटीपी और एमटीपी मिला के, उसमें मुझे कोई इंडिविजुअल वाला नहीं दिखा। ज्यादातर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज ही हैं कि एक केस स्टडीज में मिनिमम 3 या 4 इंडेस तो पूछे ही गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो केस स्टडी कितने नंबर का है। जैसे कई 6 नंबर का है तो उसमें 2 क्वेश्चन है। तो सर कोई रीजन भी देना है? कोई रीजन नहीं देना, सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर करना है। तो आज हम आपके साथ ये केस स्टडीज डिस्कस करने आए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन हमने क्लासेस में बहुत किए हुए हैं। उसके बाद बच्चे 70 नंबर का पेपर होगा, इसमें भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। ये देखो जो बचा हुआ 70 नंबर का पेपर है, देखो जैसे इसमें 3 केस सिनारियोस क्विज क्वेश्चंस हैं और 2 लास्ट में इंडिविजुअल एमसीक्यूज है। ये 2 इंडिविजुअल एमसीक्यूज है बस, बाकी सारे केस सिनारियो बेस्ड है। उसके बाद जो 70 नंबर का पेपर आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का, उसमें भी आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा 14 मार्क्स का, क्योंकि 70 नंबर है तो ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे ऑफ 14 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है 14 मार्क्स का और बाकी आपको 5 में से कोई 4 और करने हैं। तो ये तो वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे हमने क्लास में किए हुए हैं। ये देखो पहला पूरा इन्होंने 14 मार्क्स का हिंड 116 का क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक का क्वेश्चन है ये। सो ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसमें कुछ नया नहीं है। नया बच्चे एमसीक्यूज में भी कुछ नहीं है, बट जस्ट एक फ्लेवर आपको मैं दे दूंगा कि आप एग्जाम में जाएं तो आपको ये ना लगे कि आप कुछ नया कर रहे हैं। 8 केस स्टडीज अगर आप मेरे साथ कर लेंगे
तो आपको एक फ्लेवर आ जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है हमारे साथ। एकदम से सरप्राइज आना वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो क्योंकि अब केस स्टडीज आए ही अभी हैं, ये 15-16 अप्रैल को लास्ट एमटीपी आया है, सो हम उससे पहले डिस्कस कर ही नहीं सकते थे, इंस्टीट्यूट ने कोई केस दिया ही नहीं हमें करने को। सो केस स्टडीज अभी आए हैं, इसलिए हम अभी आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्विकली इनको देख लेना है। सो मैंने केस स्टडी की बुक ही अलग बना दी है ताकि आपको कोई एमटीपी वगैरह रेफर ना करना पड़े। जैसे देखो ये पहले 2 केसेस किसके हैं, आरटीपी के हैं, उसमें सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, और उसके बाद एमटीपी के केस है। तो आइए हम एमटीपी के केस से पहले स्टार्ट करते हैं। क्यों सर? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसके सोल्यूशन नहीं दिए। इंस्टीट्यूट ने एमटीपी में सिर्फ आंसर दिए हैं कि ये आंसर है, बी आंसर है। आरटीपी में सोल्यूशन दिए हैं, वो 2 केस में आपको करने को दे सकता हूं, देखूंगा कितना समय लगता है कराने में, पर केस कुछ है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। अब मैं बुक में जाके एक एक को मार्क नहीं कराऊंगा, वो अच्छा नहीं लगता है। पर आपको अगर अच्छी तैयारी है तो आपको करते करते याद आ जाएगा, यार ये तो बुक का क्वेश्चन है, बस उसके नीचे एमसीक्यू बना दिया है। क्लियर हो गया? सो पेपर कैसे आने वाला है पता लग गया। तो 30 मार्क्स में कवरेज बहुत बड़ा होने वाला है। 2-2 नंबर के ये 15 क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, तो समझ लो ये 15 इंड एएस में से ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सो आइए जी ध्यान से पढ़िएगा। हम एमटीपी May 24 का केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। पढ़िए जी। U Limited is engaged in mining and many other industries and prepare its financial statements following Ind AS and follow April to March as their financial year. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। During the year 2002-3 the company has faced some issues and for their solution seeks your professional advice. वो कह रहा है कुछ इशू है और उसके लिए आपकी एडवाइस मांगी है। अब देखो आपको ये 3-4 पैरा 5 पैराग्राफ दिख रहे हैं ना, और इन्हीं के नीचे 5 एमसीक्यूज है। तो माफ करिएगा। सो आप ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, देखना उसके नीचे उसका एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक है। सर हम पहले एमसीक्यूज पढ़ लें, क्या जरूरत है, पैराग्राफ पढ़ो उसी के नीचे एमसीक्यू मिल जाता है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 सवाल हैं जी, बस अलग अलग 5 क्वेश्चन है। वो कह रहा है कंपनी ने आपकी इनके रिगार्डिंग अपनी एडवाइस मांगी है। पढ़िए जी। यू लिमिटेड एंड एफ लिमिटेड आर पार्टनर्स ऑफ जॉइंट ऑपरेशन। हम काम कर रहे हैं यू लिमिटेड के लिए। वो कह रहा है ये जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं। जॉइंट ऑपरेशन हमने कहां पढ़ा था, इंड एएस 111 में पढ़ा था, ठीक है। इन द मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादा प्लीज, मैं मान के चल रहा हूं आपको सब कुछ आता है। मेरा काम है यहां सिर्फ केस स्टडी कराना। हाँ थोड़ा सा रूल तो याद कराएंगे आपको, पर बहुत ज्यादा इन डेप्थ समझा नहीं पाएंगे बच्चे, यहां सिर्फ केस स्टडी कराना है बस। In the business of mining precious metals, the entity uses a jointly owned drilling plant in its operations. तो कोई प्लांट है इनका jointly owned. During the year ended 31 March 2003, an inspection was conducted by the government authorities in the mining fields. The inspection authorities concluded that adequate safety measures were not followed by the entity. लो जी, इंस्पेक्शन करी है सरकार ने और इंस्पेक्शन अथॉरिटी ने यह कंक्लूड किया है कि एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स कंपनी ने नहीं लिए, तो पेनल्टी लगाएगा कंपनी पे। एज ए कॉन्सिक्वेंस अ केस वाज फाइल्ड एंड पेनल्टी ऑफ 50 करोड़ हैज बीन डिमांडेड फ्रॉम द यू लिमिटेड। ध्यान से, हालांकि जॉइंट अरेंजमेंट है, जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट अरेंजमेंट ही बोलते हैं, 2 तरह का जॉइंट अरेंजमेंट होता है आपको पता है। ये कौन सा है, जॉइंट ऑपरेशन है, और दूसरा जॉइंट वेंचर होता है। सो यू लिमिटेड और एफ लिमिटेड का जॉइंट ऑपरेशन है, पर बच्चे पेनल्टी 50 करोड़ की किससे मांगी गई है, यू लिमिटेड से मांगी गई है। यू लिमिटेड मेन पार्टनर होगा, यू लिमिटेड से पेनल्टी मांगी गई है। सरकार का नोटिस किसको आया है, यू लिमिटेड को ही आया है। द लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी हैज असेस्ड द डिमांड एंड ओपाइंड दैट अपील में नॉट बी यूजफुल एंड द अपील ऑर्डर विल बी अनफेवरेबल टू द जॉइंट अरेंजमेंट। वो कह रहा है जी अपील करने का कोई फायदा नहीं है, आप हार जाएंगे केस। मतलब लीगल काउंसिल के अकॉर्डिंगली क्या हमें पेनल्टी जमा करा देनी चाहिए? यस, लग तो ऐसे ही रहा है। आउट ऑफ 50 करोड़ टू बी पेड बाय यू लिमिटेड, 50 करोड़ यू ने देने, डिमांड यू को आई है। 30 करोड़ विल बी रीइंबर्स्ड बाय एफ लिमिटेड लेटर, क्योंकि बच्चे हिस्सा तो एफ लिमिटेड का भी था,
तो बाद में एफ लिमिटेड क्या कर देगा, रीइंबर्स कर देगा एज पर द टर्म्स ऑफ जॉइंट ऑपरेशन एग्रीमेंट। मतलब 30 करोड़ एफ का बनता होगा, अगर यू लिमिटेड 50 करोड़ देता है तो एफ लिमिटेड बाद में 30 करोड़ रुपया वापस कर देगा। एट द ईयर एंड एक्चुअल रीइंबर्समेंट वाज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एफ लिमिटेड। साल के अंत तक अभी तक रीइंबर्समेंट मिला नहीं है एफ लिमिटेड से। तो लग तो रहा था कि इंड एस 111 का सवाल है, पर बच्चे ये 111 का सवाल है नहीं। ये क्वेश्चन पेनल्टी के ऊपर है कि आप पे पेनल्टी लग रही है और वकील साहब कहते हैं कि आप केस हार जाएंगे, डिमांड को फर्दर चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है, तो बेटर है कि हमें जमा ही कराने पड़ेंगे। ये पैसे कराए नहीं होंगे, हमें जमा ही कराने पड़ेंगे। तो ये तो बच्चे प्रोविजन लग रही है, और प्रोविजन बनती है एज पर इंड एस 37। जॉइंट ऑपरेशन का तो सिर्फ मामला ही है, ये तो प्रोविजन लग रही है। अब हमें अनुमान नहीं लगाना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमें अनुमान लगाना होता है कि क्या आंसर लिखना है। एमसीक्यू में ये फायदा होगा कि अब हम नीचे पढ़ेंगे, जिस तरह का सवाल होगा हम वैसे सोचेंगे और आंसर करेंगे। क्लियर है? सो एमसीक्यूज में ये बेनिफिट है, दिमाग नहीं लगाना। आइए जी, एमसीक्यू नंबर 1 देखिए। सर ये ऐसे ही आएगा 1 का 1? नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है पैराग्राफ 1 हो, उसका एमसीक्यू लेटर हो। आप चाहिए तो चाहे पूरा पहले पूरा केस पढ़ लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है, लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो 15 मिनट आपको मिलने हैं, आप उसमें पूरे केस पढ़ लीजिए ना, और लिख लीजिए ये इस इंड एस में से आया, ये इस इंड एस में से आया, ये इस इंड एस में से आया, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस देख लीजिए। वो 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। मन में आपके केस स्टडी सॉल्व हो जानी चाहिए उन 15 मिनट में। सर 15 मिनट में इतनी तीन केस आ जाएंगे पेपर में, 10-10 नंबर के सॉल्व हो जाएगा। चलो सारे नहीं तो पढ़ तो सकती है ना। आइए जी, विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑपरेशन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रेशियस मेटल्स, हाउ विल द लाइबिलिटी बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ यू लिमिटेड। वो कह रहा है बताओ यू लिमिटेड की बुक्स में लाइबिलिटी को कैसे डिस्क्लोज करना है। चलो अब हमें आइडिया मिल गया। अब पहले हम आंसर सोचते हैं, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो बच्चे यू लिमिटेड को डिमांड आई है 50 करोड़ की, तो पहले तो बताओ क्या इंड एस 37 के अकॉर्डिंगली प्रोविजन बनाने की कंडीशंस पूरी हो गई हैं। सर क्या कंडीशन होती है? देयर शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, इट शुड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। अब बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। यस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे पता लगता है? जब आपके लॉस के चांसेस 50% से ज्यादा है। बताओ यहां तो काउंसिल साहब कह रहे हैं कि आप तो हार ही जाएंगे, तो लॉस के चांस 100% है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट भी है, आपने कोई पाइपलाइन लगाई होगी, कोई काम किया होगा ऐसा कि आप पे जो पेनल्टी लगी है, तो पास्ट इवेंट है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, कितने का? 50 करोड़ का, और मेजरेबल तो वो है ही है। पर सर 30 करोड़ तो हमें वापस भी तो मिल जाएगा एफ लिमिटेड से। नहीं बच्चे नहीं, वो रीइंबर्समेंट है, याद है, काउंटर क्लेम। ये क्या है? काउंटर क्लेम, कि आपको बाद में काउंटर क्लेम मिल जाएगा, पर उस काउंटर क्लेम का अभी हम कुछ नहीं कर सकते। काउंटर क्लेम भी नहीं है, इसको रीइंबर्समेंट कह सकते हैं ना, कि जैसे आपने वारंटी दी होती है और बाद में आपको क्लेम मिल जाता है। तो किसी भी तरह का रीइंबर्समेंट आप जब तक वर्चुअली सर्टन नहीं होता, आप माइनस नहीं करते। अभी वो कह रहा है कि पैसे मिले नहीं, हमें एक्चुअल रीइंबर्समेंट आया नहीं है, तो जो एफ लिमिटेड से 30 करोड़ वापस मिलना है वो हम काउंटर क्लेम है। सो काउंटर क्लेम तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो। तो लग तो रहा है कि यू लिमिटेड को कितने की प्रोविजन बनानी पड़ेगी? 50 करोड़ की प्रोविजन बनानी पड़ेगी। आइए ऑप्शंस देखते हैं। प्रोविजन 20 करोड़, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 30 करोड़। ये तो किसी हाल में आंसर नहीं है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनती है पॉसिबल ऑब्लिगेशन में, जबकि ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। दूसरा भी नहीं है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ 50 करोड़, प्रोविजन ऑफ 30 करोड़, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एक ही आंसर बचता है बच्चे, प्रोविजन फॉर 50 करोड़। सर हो सकता है काउंटर क्लेम वर्चुअली सर्टन हो। बच्चे ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, हम क्यों सोची जा रहे हैं काउंटर क्लेम? अगर वर्चुअली सर्टन होता तो वो सवाल लिख देता, ठीक है ना। तो काउंटर क्लेम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो जब तक क्वेश्चन कहेगा नहीं मैं तो पूरे 50 करोड़ की प्रोविजन बनाऊंगा, और वैसे भी मान लो काउंटर क्लेम है भी, वर्चुअली सर्टन भी है, तो भी आपको क्या पढ़ाया हुआ है? प्रोविजन तब भी 50 करोड़ की ही बनती है। काउंटर क्लेम का एसेट बना के प्रोविजन में से माइनस किया जाता है। प्रोविजन तो तब भी कितने की बनती है? 50 करोड़ की ही बनती है। तो चाहे काउंटर क्लेम है भी तो भी प्रोविजन 50 करोड़ की ही बनेगी।
ठीक है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं? बिल्कुल किए हुए हैं। सो लग रहा था इंड एस 111 का सवाल है, पर निकला किसका? इंड एस 37 प्रोविजन बनाने का क्वेश्चन निकला। तो ऐसे ऐसे हम रिवाइज करते जाएंगे तो सोचो हमारे हर इंड एस को टचअप मिलने वाला है, हर इंड एस को टचअप मिलने वाला है। आगे पढ़िए। ऑन 1/4/2002, बच्चे ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन काट दो, ये क्वेश्चन गलत है, इसका एमसीक्यू भी गलत है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये अधूरा डाटा है सवाल में। इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही इसको सॉल्व करके तुक्के से आंसर कर दिया है, पर पेपर में आ गया तो बच्चे सेम नहीं आएगा, आएगा तो आपको भी पता नहीं लगेगा पेपर में, ये ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन ही गलत है। थर्ड देखिए, यू लिमिटेड हैज इशूड 10,09% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, द कंपनी हैज एरियर्स ऑफ 15 करोड़ ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एज ऑन 31 मार्च 2003। 15 करोड़ का एरियर है प्रेफरेंस डिविडेंड का। ओके, मतलब ये कई सालों का एरियर होगा। 10 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर है, पता नहीं है कितने का है, कुछ बताया नहीं है। इट इंक्लूड करंट ईयर एरियर ऑफ 1.75 करोड़। अच्छा, अब तो पता लग गया, ये 15 करोड़ कई सालों का एरियर पेंडिंग है। 15 करोड़ कई सालों का एरियर पेंडिंग है, उसमें से भी 1.75 करोड़ आपका करंट ईयर का एरियर है। 15 करोड़ कई सालों का है, 1.75 करोड़ आपके करंट ईयर का एरियर है। The company did not declare any dividend for equity shareholder as well as for preference shareholders. कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। तो बच्चे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इसका तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहेगा, आप डिक्लेयर करो ना करो एक्यूमुलेट होता रहेगा। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है। फर्दर यू लिमिटेड हैज आल्सो इशूड सर्टेन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच आर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। ओके, आइए अब देखते हैं सवाल क्या है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो बच्चे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आइए क्या कह रहा है सवाल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। मैं तभी बोल रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के दिमाग नहीं लगाना, सवाल पढ़िए और फिर दिमाग लगाइए कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग नहीं लगाना। तो वो कह रहे हैं आपको बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है, बताओ कितना प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करेंगे। अब आ जाओ, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। बताओ पहले रूल क्या है। बेसिक ईपीएस माइनस करते समय पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, ऑलवेज होता है। वैसे भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इस पे तो डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, तो दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। मैं कहता हूं उसको भी छोड़ो, हमने सिंपल पढ़ा हुआ है, क्या क्यूमुलेटिव का डिविडेंड माइनस करना है? यस, वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट। अब बता दो पिछले सालों का भी करना है कि सिर्फ इस साल का करना है? सर इस साल का करना है, पिछले सालों का तो पिछले सालों में माइनस हो गया होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव का डिविडेंड माइनस होता ही होता है, चाहे डिक्लेयर्ड हो चाहे ना हो। क्या ये पॉइंट हमने किया हुआ है? सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो बता दो फिर आंसर क्या है। 15 करोड़ टोटल है, करंट ईयर का 1.75 करोड़ है, कितना माइनस होगा? 1.75 करोड़। लो जी, ये आंसर है आपका। तो क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, नीचे डिमांड कुछ और हो सकती है। पहला लग रहा था 111 का, निकला 37 का। दूसरा लग रहा था 109 का फाइनेंशियल लाइबिलिटी, निकला बेसिक ईपीएस इंड एस 33 का। सो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगाइए। आगे बढ़ते हैं। क्या ये किया हुआ है? अरे ये तो बहुत इजी सवाल था, ये तो सी इंटर का बच्चा भी कर लेता। ऑन 1 जनवरी 2003 यू लिमिटेड अक्वायर्ड 30% ऑफ शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। 30% पे तो एसोसिएट होता है, बाकी आगे पढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट वॉज अकाउंटेड फॉर एज एन एसोसिएट इन यू लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ठीक, और एसोसिएट्स पे लगता है इंड एस 28। बोथ यू लिमिटेड एंड टी लिमिटेड हैव एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2003। यू लिमिटेड हैज नो अदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन टी लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 वॉज 0.23 करोड़। एसोसिएट ने 0.23 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो आपको पता है इसमें से 30% हिस्सा आपका होता है। एसोसिएट की अकाउंटिंग क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस शेयर इन प्रॉफिट माइनस शेयर इन डिविडेंड। तो 0.23 करोड़ का उसने नेट प्रॉफिट कमाया है। इट डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 0.1 करोड़ ऑन 1 मार्च 2003। अच्छा, डिविडेंड भी दे दिया उसने 0.1 करोड़ का ऑन 1 मार्च 2003। नो अदर डिविडेंड्स वर पेड इन द ईयर, और कोई डिविडेंड नहीं दिया गया है।
अब देखो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं दिया नहीं हुआ, छोड़ो ना, दिमाग क्यों चलाना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ। सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जी। What amount will be shown as an inflow? बाप रे बाप। What amount should be shown as an inflow in respect of earnings from associate in the statement of cash flows of U Limited for the year ended 31 मार्च 2003। देखा, ऊपर दिखाया कुछ और जा रहा है, नीचे आंसर कुछ और पूछ ले रहे हैं। वो कह रहा है बताओ कि जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे यू का, उसमें एसोसिएट की जो अर्निंग्स है उसका कितना इनफ्लो दिखाएंगे। आपको पता है इंड एस कंसोलिडेटेड के हिसाब से ही बने हुए हैं, जो शुरू में हम बता देते हैं कि इंड एस स्टैंडअलोन स्टेटमेंट्स की तो बात ही नहीं करते। इंड एस किसकी बात करते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बात करते हैं। वो कह रहा है कि आपके एसोसिएट ने जो अर्निंग्स कमाई है, उस अर्निंग्स में आप इनफ्लो कितना दिखाएंगे अपने कंसोलिडेटेड कैश फ्लो में। तो बच्चे एसोसिएट की दो चीजें दी हैं, एक तो उसने प्रॉफिट कमाया है। क्या प्रॉफिट हम अपने पीएनएल में जोड़ते हैं? यस, शेयर इन प्रॉफिट जोड़ते हैं, सिंगल लाइन आइटम, पर क्या उससे कैश बढ़ता है? जी नहीं, ये तो एक बुकिश एडजस्टमेंट होती है। हाँ, जब उसने डिविडेंड बांटा 0.1 करोड़ का, तो जो इन्वेस्टर है उसको डिविडेंड रिसीव हुआ होगा कितना? 0.1 करोड़ का 30%। 0.1 करोड़ का 30% 0.03 करोड़ क्या डिविडेंड रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डाला जाएगा? यस, डाला जाएगा। बस यही आंसर है, 0.03 करोड़ डिविडेंड रिसीव्ड। लो जी, ये रहा 0.03 करोड़, ब्रैकेट में लिख लो ये क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड। कैसे निकाला है? 0.1 करोड़ का 30%। बच्चे कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। के एसोसिएट से डिविडेंड मिला है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो कितने इजी है ये, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट सोचिए और आंसर कर दीजिए और 2 नंबर लेके घर आ जाइए। सर ये 2-2 नंबर के है, ये देखो 10 मार्क्स का केस है, 2-2 नंबर के केस है। सो बहुत ज्यादा आसानी से आप इन केसेस को सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, बस यही चक्कर है। जैसे पहला इंड एस 37, ये गलत है पर इंड एस 116 का है। फिर तीसरा इंड एस 33 का है। चौथा आपका इंड एस 7 का है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2003 यू लिमिटेड ऑल्सो अक्वायर्ड अ 60% स्टेक इन एस लिमिटेड। तो यू ने एस में 60% स्टेक खरीदा है, तो ये सब्सिडरी हो गई, सब्सिडरी हो गई। द कैश कंसिडरेशन वॉज पेबल 1 करोड़ टू बी पेड इमीडिएटली एंड 1.2 करोड़ आफ्टर 2 years। लो जी, डेफर्ड कंसिडरेशन। बहुत सवाल किए हैं और जाके चेक करना बुक में, अमाउंट भी यही होती है 1.21 करोड़। तो 2 साल 1 करोड़ तो आज ही दे देंगे, तो ये क्या है? पीसी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 1 करोड़ पूरा आ जाएगा, 1.21 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड एट एक्विजिशन डेट इज 3 करोड़। मुझे लगता है गुडविल मांगेगा, ऐसे सवालों में गुडविल ही मांगता हुआ है। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दिया हुआ है। यू लिमिटेड हैज कैलकुलेटेड दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो 10% पे 2 साल का फैक्टर। एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो एनसीआई पसना बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई थिंक गुडविल ही मांगेगा। और ये तो ब्रेड एंड बटर सवाल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, आपको ऐसे लिख के नहीं करना फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये तो मैं आपके लिए लिखता हूं, आपको तो सीधा रकमें लिखनी है। तो 1 करोड़ प्लस 1.21 इंटू 0.826, 10% पे दूसरे साल का फैक्टर, ये 0.999 आ रहा है, हम इसको 1 ले लें, तो 1 + 1 2 करोड़, क्योंकि इन्होंने भी आंसर इसी बेस पे किया होगा। अगर आप 1.21 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10 करोगे तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, तो 2 करोड़ आ गया। प्लस एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एनसीआई कितना है? नेट एसेट्स 3 करोड़ है और एनसीआई कितना है? 40%। तो 3 करोड़ का 40% कितना हो गया? 12 माइनस फेयर वैल्यू ऑफ इना आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स कितने? 3 करोड़। अरे 3 करोड़ का 40%, 3 करोड़ ही है ना,
यस इट्स 1.2। 3 करोड़ का 40% 1.2 माइनस 3 करोड़। तो बताओ गुडविल आ रही है शायद, यस 0.2 करोड़। 0.2 करोड़ कितना हो गया, 20 लाख। तो ये आंसर है 20 लाख। अब ये क्या क्वेश्चन है देखो, हमने तो कंसोलिडेशन की धजियां उड़ाई हुई है और ये कितना लड्डू सवाल इंस्टीट्यूट हमें दे रहा है करने को। चलो अच्छी बात है, ठीक है। सो इस तरह का केस इंस्टीट्यूट कहता है जी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। आइए ये नीचे आंसर दिए हैं एक बार मैच करा लें। DABCC, डी ठीक है, सेकंड तो हमने किया ही नहीं। BCC सेकंड में गलती है बच्चे, दिमाग नहीं चलाना फालतू। आइए जी नेक्स्ट करते हैं। अगेन MTP का ही केस है और ये कितने नंबर का केस है, इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए पढ़िए जी ध्यान से। G Limited is a multinational company and prepare and presents its financial statements following Ind AS as its securities are listed on a national stock exchange. G Limited has a number of business segments. चलिए जी पहला पॉइंट, H Limited is one of the recently acquired Indian subsidiary of G Limited. तो H Limited G Limited की सब्सिडरी है। It has to adopt Ind AS for the first time as at 31 मार्च 2004 with 1/4/2002 as the transition date. तो बच्चे इधर देखो, अगर 31 मार्च 2004 को Ind AS लगा रहे हैं तो ये साल शुरू होगा 1/4/2003। तो ट्रांजिशन डेट होती है बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि 1/4/2002। बिल्कुल वो यही कह रहा है। वो कह रहे जो सब्सिडरी है वो Ind AS लगाएगी पहली बार 31 मार्च 4 को और 1/4/2002 उसकी क्या है, डेट ऑफ ट्रांजिशन। हमें पता है ना ट्रांजिशन डेट क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। एज एट 31 मार्च 2002, यहां पे एक दिन पहले, एज एट 31 मार्च 2002 द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वॉज इनकरेक्टली रिपोर्टेड ड्यू टू एन एरर। कह रहा है यहां एक एरर है, यहां एक एरर है। 31 मार्च 2002 को एक एरर हुआ है और अमाउंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लो बच्चे, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आपको कोई एरर दिखे फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के दौरान तो क्या उस एरर को ठीक करना पड़ेगा? यस, करना ही पड़ेगा। और एरर को ठीक करके क्या ये पहली ट्रांजिशन डेट की बैलेंस शीट बनाई जाएगी? यस, ट्रांजिशन डेट की बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी क्या इस एरर को रेक्टिफाई करके बनाई जाएगी? हाँ भाई हाँ। आप गलत इंफॉर्मेशन के बेस पे ट्रांजिशन डेट बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं? एरर बच्चे ट्रांजिशन डेट से पहले का है, मतलब ट्रांजिशन डेट बैलेंस शीट जब बनेगी तो एरर रेक्टिफाई करके ही बनेगी। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आइए सवाल पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू H Limited, state whether the error should be reported in Ind AS financial statements and how to rectify it। वो कह रहा बताओ एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है, पढ़िए। H Limited shall report the impact of the error as a correction to the statement of PL for comparative period 31 मार्च 3। वो कह रहा है ये एरर को हम 31 मार्च 3 के PL में दिखा देते हैं। गलत। ये कैसे दिखा दोगे आप? आपको एरर ठीक करना पड़ेगा। ये कैसे दिखा दोगे आप? आपको तो ट्रांजिशन डेट की बैलेंस शीट को ही ठीक करके बनाना पड़ेगा। ये पीएल में आप कैसे एरर ठीक करोगे? द करेक्शन शेल बी रिफ्लेक्टेड इन अ रिकंसिलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट Ind AS रिपोर्टिंग पीरियड, दैट इज 31 मार्च 3। फिर वो कह रहे हैं कि यहां पे जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनेगी, बच्चे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यहां बनती है, ये पता नहीं कौन सी 31 मार्च की रिकंसिलेशन। 31 मार्च 2003 को ये ट्रीट नहीं हो सकता। आपको तो 1/4/2002 की जो ट्रांजिशन डेट की बैलेंस शीट बनानी है उसी में ही इस एरर को क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे, द इंपैक्ट ऑफ द करेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड इट शेल बी अमोर्टाइज्ड ऑन रैशनल एंड सिस्टमैटिक बेसिस। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो कह रहे 2 साल में कर दो, पहले कह रहा था 31 मार्च 2003 में डाल दो, अब कह रहे 2 सालों में राइट ऑफ करो। सब नॉनसेंस है। तो डी ही बचता है। द फर्स्ट Ind AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्टिंग्विश द करेक्शन ऑफ एरर फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन ऑन 1/4/2002। ये आंसर है कि जब मैंने बोला ना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तो ट्रांजिशन डेट पे बनती है ना। बड़े बनाया हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तभी यहां तक बैठे हुए हैं।
सो 1/4/2002 को जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है उसमें इसको ठीक करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सो ये अलग तरह, अब देखो ना दिमाग वाला कोई इतना काम है नहीं ना ही अभी तक को कैलकुलेटर ज्यादा चलाने की जरूरत पड़ी है, बिना कैलकुलेटर के ही हो रहे हैं। आगे बढ़िए, पहले थर्ड पढ़ते हैं, छोटा लग रहा है। G Limited sells 20% interest in a wholly owned subsidiary K Limited to outside investor for 100 lakh in cash। लो जी, G Limited sells 20% interest in wholly owned subsidiary, मतलब आपका सब्सिडरी में कितने परसेंट हिस्सा था? 100% था। आपने 20% बेच दिया तो कंट्रोल तो आपके पास ही रहेगा, सो दैट विल बी कंट्रोल टू कंट्रोल वाला केस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेल टू एनसीआई कि आपका एनसीआई 20% हो जाएगा और 100 करोड़ 100 लाख का बेचा है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज 300 लाख इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 65 लाख फ्रॉम सब्सिडरीज इनिशियल एक्विजिशन। आई थिंक गेन लॉस मांगेगा, हमने बहुत गेन लॉस निकाले हैं। द कैरिंग वैल्यू ऑफ के लिमिटेड नेट एसेट इज 300 लाख इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 65 लाख फ्रॉम सब्सिडरीज इनिशियल रिकॉग्निशन। तो देखते हैं क्या मांगता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरी? तो बच्चे ये तो सेल टू एनसीआई है, क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट 100 लाख टू एनसीआई। एनसीआई उस दिन के नेट एसेट्स पे निकलेगा इंक्लूडिंग गुडविल। उस दिन के नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल कितने हैं? 300 लाख। 300 लाख तो एनसीआई कितना हो जाएगा? इसका 20% 60, तो टू गेन कितना हो गया? 40। तो डी आंसर है, ये देख लो, डी आंसर है। बहुत आसान केस, 6 मार्क्स का ये केस दिया हुआ है और ऐसे ही आपको पेपर में आने वाले हैं। सो इसलिए ही ये क्लास आपको दी जा रही है कि आपको एक बार फ्लेवर मिल जाए कि हाँ पेपर किस तरह का आने वाला है। आइए जी एक और देखते हैं। इसका आंसर भी इंस्टीट्यूट ने गलत किया हुआ है, हम आपको इसका ठीक कराएंगे। जी लिमिटेड ऑल्सो एंगेज्ड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आपकी इंड AS 115 की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी है, मतलब हमने भी कहां से लिया है? इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से लिया है। वहां क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहाँ थोड़ा चेंज है, आंसर इंस्टीट्यूट ने उधर वाला छाप दिया है। इन्होंने देखा शायद सेम ही क्वेश्चन है तो सेम ही आंसर है, नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। जी इंड AS 115 का क्वेश्चन है ये। जी लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। It enters into a contract with the customer to transfer a software license, perform an installation service, and provide unspecified software updates and technical support online and telephone for a 2-year period। बच्चे 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नजर आ रहे हैं, मोटा मोटी 4 परफॉर्मेंस। वैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब आप अलग से उसका मजा ले सकते हैं, यही होता है डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो 4 तो दिख रहे हैं। पहला क्या है? एक तो आप सॉफ्टवेयर का लाइसेंस देंगे जो भी आपसे सॉफ्टवेयर खरीदेगा। दूसरा, आप उसको इंस्टॉलेशन सर्विस देंगे। तीसरा, आप अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और चौथा, आप 2 साल तक उसको टेक्निकल ऑनलाइन सपोर्ट भी देंगे। तो 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमें दिख रहे हैं एज पर इंड AS 115। जी लिमिटेड सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। मतलब आप चाहे तो अलग से खरीद सकते हैं इन तीनों को। बच्चे ध्यान से सुनो, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। वो कह रहा है 3 ही अलग से बेचते हैं, लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। तो क्या अलग से ग्राहक इसका मजा ले सकता है? यस, ले सकता है। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइसेंस चाहे मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विस चाहिए, मिल जाएगी, मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर लाइसेंस आप कहीं और से ले लें। आपको सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। पर आपको अगर अलग से सिर्फ अपडेट्स चाहिए, ये नहीं मिलेगा। ठीक है। द इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर। अब हमें क्या करना है? इंस्टॉलेशन सर्विस में क्या आता है? द इंस्टॉलेशन सर्विस इज रूटीनली परफॉर्म्ड बाय अदर एंटिटीज एंड डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। वगैरह कोई भी कर सकता है इंस्टॉलेशन सर्विस, मतलब अलग से आप उसका मजा ले सकते हैं। जैसे हम क्लास में पढ़ते थे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी डिस्टिंक्ट। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। बिना अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट के भी सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। देखो क्या मांगा है। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ऑफ जी लिमिटेड हैज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर सॉफ्टवेयर लाइसेंस। बच्चे यहाँ 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि चौथी का अलग से मजा आप ले सकते हैं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में। तो आंसर इसका बनता है 3, पर इंस्टीट्यूट ने दिया है 4। ये देखो ए। अब इंस्टीट्यूट ने 4 क्यों दिया? जाके इंड AS 115 में देखना, अब मैं नहीं जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, कि वहां पे ना
यहां लिखा हुआ है कि जहां ये लिखा है ना कि आप सेपरेटली बेचते हैं 3 सर्विस, वहां चौथी को भी सेपरेटली लिखा हुआ है, इसलिए वहां आंसर 4 है। पर यहां तो 3 ही आप अलग से बेचते हैं, कहां लिखा है कि आप चौथी भी अलग से बेचते हैं? तो इसका आंसर 3 ही होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने वहां से आंसर चेप दिया है, तो ये बुक का क्वेश्चन था। सो करेक्ट आंसर इज 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है, सो यहाँ ठीक कर लो, इंस्टीट्यूट ने गलती से ये आंसर दे दिया है, सो दैट इज बी। ओके, सो ये देखिए, ये दूसरा केस कितने नंबर का? 6 मार्क्स का ये केस होगा, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। अब बताओ, ये मुश्किल है? सर मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो लेट देम आस्क एनीथिंग। एमसीक्यू आने से कोई पहाड़ टूट पड़े, सेम ही तो क्वेश्चंस है, रादर इजी हैं। अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो टिपिकल होते हैं बच्चे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्या कोई दिमाग लग रहा है? मैंने तो अभी तक कैलकुलेटर छेड़ा भी नहीं है, कैलकुलेटर पकड़ के रखा हुआ है, एक आधी बार यूज किया है। जबकि अपने बड़े बड़े कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, कितना कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। यहाँ तो जल्दी जल्दी हो ही जा रहे हैं। तो सर पेपर में ना मुश्किल आ जाते हैं। अरे नहीं आते मुश्किल, फिक्र ना करो, ऐसे ही आने वाले हैं। आइए एक और देखिए, केस स्टडी 5, अगेन एमटीबी का है। ये तीनों एमटीबी नंबर 1 के हैं, 2 एमटीबी आते हैं ना, तो ये पहले एमटीबी के हैं तीनों ही। चलिए आइए, ये इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, पढ़िए जी। A Limited is a diversified business group operating in multiple business segments across different parts of the world. बहुत सारे काम करता है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। It maintains its books of accounts and publishes its annual consolidated financial statements under Ind AS. The central finance team has been working on closing the books of accounts and generating consolidated financial statements for the year ended 31 मार्च 2003. तो वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर द फाइनेंस कंट्रोलर एंड योर असिस्टेंट वांट योर व्यू ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर से बच्चे 5 बातें लिखी गई हैं, ठीक है। आइए पहली बात पढ़ते हैं। बी लिमिटेड, वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ ए लिमिटेड, रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 25 लाख। नेट इनकम क्या होता है? पैट। तो एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, उसने 25 लाख का पैट रिपोर्ट किया है। Which equals the company's comprehensive income, वही पैटी है। The company has no outstanding debt. Following is the information from comprehensive balance sheet rupees in lakhs related to cash flows. तो उसके कैश फ्लो से रिलेटेड आपको डाटा दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये तो इंड AS 7 का क्वेश्चन लग रहा है। बैलेंस शीट दे दी है उसने, 100 और 100, तो यहाँ तो कोई फ्लो नहीं है। फर्दर इशू ऑफ शेयर 100 to 140, तो 40 का इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई शेयर इशू करेंगे तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिटेन्ड अर्निंग 100 से 115 हो गया। रुको, उसने तो 25 लाख कमाया था, तो रिटेन्ड अर्निंग 100 से 125 होना चाहिए था। तो ये हम सीए इंटर में बताते होते हैं कि डिफरेंस विल बी इंटरिम डिविडेंड। बच्चे हुआ क्या होगा? 25 लाख में से 10 लाख का इंटरिम डिविडेंड दिया होगा, 15 लाख जाके रिटेन्ड अर्निंग में जुड़ा होगा, तो 10 लाख का इंटरिम डिविडेंड पेड। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। ये सीए इंटर का पॉइंट है, वहां हम लिखवाते होते हैं ये कि अगर आपका नेट प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग टैली नहीं कर रहा तो डिफरेंस इज इंटरिम डिविडेंड। सिंपल सी बात है। अब आप तो समझदार बच्चे हैं, अगर 25 लाख कमाया है तो ये 100 से 125 हो जाना चाहिए था, तो 15 इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 लाख का क्या होगा? इंटरिम डिविडेंड होगा। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, हमें इसका कुछ करना नहीं है। आइए सवाल ने क्या मांगा है। What cash flow should B Limited report as financing activity? तो मैं तो पहले बता चुका हूं, नेट कितने बनते हैं? 30 लाख का इनफ्लो बनता है। अब इसने पता नहीं अलग अलग किया होगा कि क्या किया होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 240 मिलियन, बेवकूफ। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 100 मिलियन, नॉनसेंस। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 140 मिलियन, शिट। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 40 मिलियन, डिविडेंड पेड 10 मिलियन, ये ठीक है। डिविडेंड पेड देख लो कैसे आया है। डिविडेंड पेड कैसे आया है? 25 लाख का नेट प्रॉफिट माइनस चेंज इन जनरल रिजर्व, चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 115 माइनस 100, तो डिविडेंड पेड हो गया 10। पर लॉजिकल क्वेश्चन था ये, बहुत सारे इस पे फंस जाएंगे। वो कहेंगे डिविडेंड तो है ही नहीं कहीं, यहाँ हर एग्जाम्पल में, हर ऑप्शन में डिविडेंड है, यहाँ तो कहीं डिविडेंड का नामो निशान नहीं दिख रहा। सो इसमें बच्चे फंस सकते हैं, क्योंकि ये है भी थोड़ा सीए इंटर वाला पॉइंट। फाइनल में इस तरह का कोई सवाल नहीं है जहां आपको इंटरिम डिविडेंड निकालना पड़े।
ठीक है, पर सीए इंटर में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। चलिए आइए। A Limited also operates in travel industry and incur cost unevenly throughout the financial year. Okay. Advertising cost of 40 लाख were incurred on 1 जुलाई 2002. The staff bonus are paid at the year end based on sales. Staff bonuses are expected to be around 400 lakh for the year. Of that, a sum of 60 lakhs would relate to period ended 30th September 2002. बच्चे ये इंड 34 का लग रहा है, इंटरम रिपोर्टिंग का, क्यों क्वार्टर आ गया ना। देखो वो कह रहा है क्वार्टर एंडेड है 30 सितंबर 2002, तो सेकंड क्वार्टर हो गया ये। तो शुरू कब से हुआ होगा? 1 जुलाई 2002, 7 8 9 3 महीने। कह रहा है 1 जुलाई को हमने एक एड का खर्चा पे किया है 40 लाख का, और एक स्टाफ बोनस पे किया है। स्टाफ बोनस पूरे साल का तो 400 है, पर अपने क्वार्टर का कितना है? 60 लाख। ऑफ दैट अ सम ऑफ 60 लाख वुड रिलेट टू पीरियड। मान लो वो कहे कितना खर्चा डेबिट होगा इस क्वार्टर में, तो टोटल 100। भाई क्वार्टर में तो दो तरह के खर्चे होते हैं, याद करो। एक जो टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं होते, वो तो खर्चा जब करते हैं तभी आ जाता है, जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। और दूसरे होते हैं जो टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, तो वो तो आपको उसी क्वार्टर का ही प्रोपोर्शनेट डालना होता है। तो बोनस पूरे साल का है, तो आपको इसी क्वार्टर का डालना है 60 लाख, 400 नहीं डाल सकते आप। जबकि एडवर्टीजमेंट का टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता सवाल क्या है, मैंने तो हमें बोली जा रहा हूं, पढ़िए। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, what cost should be included in entity's financial report for quarter ended 30 सितंबर 2003? हाँ वही आंसर है, 40 लाख एडवर्टीजमेंट का और 60 लाख बोनस का। तो 40 लाख एडवर्टीजमेंट का, 60 लाख बोनस का, ये रहा। ये तो आंसर है। हमें तो पहले ही आंसर पता है ना कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 40 लाख, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग 40 लाख आएगी, स्टाफ बोनस 60 लाख आएगा। तो इसके तो हमने इतने इतने बड़े क्वेश्चंस इंडिया 34 में किए हुए हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ये तो बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट एक्स वॉज अक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड ऑन 1/4/2001 फॉर ₹1 लाख, हैविंग एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो 1/4/2001 को 1 लाख का खरीदा इक्विपमेंट, पीपीई इंडिया 16, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। मुझे लगता है इसमें सारे इंडिया का कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। with a zero residual value. Asset is depreciated on straight line basis. The asset was revalued to 1,04,000 on 31 मार्च 2003। अच्छा, 2 साल बाद बच्चे एसेट को रिवैल्यू किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच आ गया। सो इधर देखो, 1/4/2001 को एसेट खरीदा है, तो एसेट की कॉस्ट 1/4/2001 को कितनी है? 1 लाख, है ना। एसेट की कॉस्ट 1/4/2001 को 1 लाख। तो पहले तो इस पे 2 साल की क्या लग गई होगी? डेप्रिसिएशन लग गई होगी, क्योंकि 10 साल लाइफ है, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन तो लग गई होगी। जीरो रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, तो ये कितना आ गया? 20,000। तो ये कितना बचा? 80,000, है ना। अब उसने क्या किया है? 31 मार्च 2003 को एसेट को रीवैल्यू कर दिया है, कितने पे? 1,04,000 पे। एसेट को रीवैल्यू कर दिया है 1,04,000 पे, तो रीवैल्यूएशन गेन आएगा कितने का? 24,000 का, है ना। रीवैल्यूएशन गेन आ गया कितने का? 24,000 का, और एसेट का फेयर वैल्यू हो गया कितना? 1,04,000। चलिए आइए अब देखते हैं क्या मांगा है। What will be the annual depreciation charge on equipment X for year 3 to 10? तो 3 to 10 पे तो बच्चे 1,04,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगी, तो 1,04,000 डिवाइड बाय 8 साल लाइफ बची है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज आता है 13,000। एंड द अमाउंट ऑफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस दैट कैन बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स एनुअली। हमने इंडिया 16 में पढ़ा हुआ है, कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रीवैल्यूएशन वो रिटेन्ड अर्निंग से उठा के कहाँ डाल दे? रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दे, पढ़ा हुआ है। तो वो कह रहा है ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, और बताइए कितना अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। बच्चे 24,000 है ना, 24,000 है, तो डिवाइड बाय 8, 3,000 हर साल जाएगा, 3,000 हर साल जाएगा। तो 13,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है, और 3,000 हर साल आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से उठा के, रीवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के कहाँ डाल सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग में। अमाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन
रीवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के आप कहां डाल सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स में डाल सकते हैं। आइए देखें ऑप्शंस क्या है। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज 10,000, ये तो गलत है, क्योंकि हम तो वही देखेंगे जहां एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज 13 होगा, ये भी नहीं है। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज 13,000, एनुअल ट्रांसफर 3,000 मे बी मेड फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, यही आंसर होना चाहिए 11th का। सी 11th मतलब कौन सा, थर्ड क्वेश्चन हो गया ना, हाँ सी ठीक, यही आंसर है ना। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज 13, एनुअल ट्रांसफर फॉर रिटेन अर्निंग इज नॉट परमिटेड है भाई, परमिशन है, कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या डाल दीजिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस से उड़ा के रिटेन अर्निंग्स में डाल दीजिए। तो ये पहला थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, इस आज साइड में सोल्यूशन लिख लीजिएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। हालांकि ये बहुत ब्रेड एंड बटर क्वेश्चंस है, आप देख रहे हो सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारे मुश्किल होते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको अब ये इजी क्वेश्चन पेपर में करने को मिल जाएंगे। आगे पढ़िए। A Limited has spent 15 लाख in developing a new product during the year ended 31 मार्च 2003। डेवलप किया है न्यू प्रोडक्ट, तो इंड एज 36 लग रहा है इंटेंजिबल एसेट। द डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट एज, सॉरी इंड एज 38 में 36 का है, तो इंटेंजिबल एसेट है एज पर इंड एज 38, वो कह रहा है हमने इसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, मैं इसी की वेट कर रहा था कि इंड एज 12 नहीं है अभी तक। These expenses are allowable in full in the year of incurring the expenses। टैक्स कह रहा है इन खर्चों को कैपिटलाइज नहीं करता, टैक्स सीधा कहां डाल देता है, P&L में ही डाल देता है। बहुत बढ़िया हो गया। एट द ईयर एंड द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 75,000 अगेंस्ट द इंटेंजिबल एसेट। ओके, मांगा क्या है, ल ये तो ठोसी हो गया, मुझे लगता है शायद डेफर्ड टैक्स मांगेगा, पर इसने तो कुछ और ही मांगा है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 3 व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, बच्चे 0। टैक्स बेस क्या होता है, टैक्स बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी, तो जब टैक्स ने सारा P&L में डलवा दिया तो टैक्स बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आएगी, 0। मुझे तो लगता था शायद डेफर टैक्स मांगेगा, इसका ए ऑप्शन ये है, पर आंसर तो डी है ना, ये देखो। मुझे तो लगता था कि शायद डेफर टैक्स मांग लेगा, पर उसने तो हमसे ठोसी हो गया और क्या मांग लिया है, टैक्स बेस मांग लिया है। ठीक है, तो टैक्स बेस कितना है, 0, क्योंकि टैक्स बैलेंस शीट में 0 जाएगा। आगे बढ़िए। The company has issued preference shares that are redeemable at the option of the holder। Option of the holder, तो ये तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी लग रही है कि अगर वो कैश मांगने आ गया तो हम मना नहीं कर सकते। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। 3 months before the end of the year it was probable that the holder would require redemption। ओके, क्या मांगा है, Which one of the following is the appropriate classification for annual payment of 12,000 to preference shareholder at the year end। बच्चे फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है और उसके ऊपर डिविडेंड एक खर्चा है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो डिविडेंड 12,000 के इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000, डिविडेंड थोड़ा है ये। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर जो आप पे करते हो, नाम जो मर्जी रख दो, बट इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। क्यों लाइबिलिटी है भाई, वो ऑप्शन होल्डर के पास है, अगर वो पैसे मांगने आ गया तो हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट विल बी इंटरेस्ट, तो आंसर आ गया बी। तो DDCDB चेक कर ले, DDCDB बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गई जी बात, समझ आ गया। सो आइए नेक्स्ट केस देखते हैं, जल्दी जल्दी से निपटाते चले जाते हैं। आइए एक और केस है MTP का। अब ये सेकंड MTP स्टार्ट हो गया हमारा, 2 MTP है, दोनों में 3-3 केसेस हमें मिल गए और 2 केसेस RTP के दिए हुए। आइए जी पढ़िए जी, मैं ये हैंड आउट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आराम से आप इसको कर लीजिएगा। आइए जी, क्या दिया है, ABC Limited is a diversified business group operating in multiple business segments across different parts of the world. Okay. It maintains its books of accounts and publishes its annual financial statements under Ind AS. Very good. The finance team has been working on closing the books of accounts and generating financial statements for the year ended 31 March 2003 and are facing issues in the following transactions। वो कह रहा है उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंस टीम को आप मदद कर दीजिए while finalizing the financial statements। चलिए बहुत बढ़िया है, हम तीसरे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा छोटा लग रहा है चलो छोड़ो, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, 1 नहीं 4 क्वेश्चन है। अच्छा, इशू 3 है, क्वेश्चन 4 है, पढ़िए जी। One of the businesses of ABC Limited is of manufacturing sugar and chemical। Okay. The company has taken a term loan of 5 crore from the State Bank
टू बाय सर्टन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। तो कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया है स्टेट बैंक से प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए 31 मार्च 2002 में। द लोन इज रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन एग्रीमेंट रिक्वायर्स द कंपनी to maintain a current ratio 1.33:1 and debt equity ratio 1:2। बच्चे ये इंड AS 1 का क्वेश्चन आ गया। याद है डेट कवर्नेंट्स के डेट के ऊपर क्या लगे हुए हैं, कंडीशंस लगे हुए हैं कि लोन तो हमने आपको दे दिया है पर आपको अपनी करंट रेशो कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 1.33:1 मेंटेन करनी पड़ेगी और डेट इक्विटी रेशो 1:2 मेंटेन करनी पड़ेगी। इफ दीज लोन कवर्नेंट्स fall below this level then the bank has a right to recall the entire loan। मुझे लग रहा है ये जो कार्व आउट था ना उसके ऊपर सवाल है ये, और इस तरह के कितने क्वेश्चन हमने इंड AS 1 में ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन टूट गई तो आपको ये लोन वापस करना पड़ेगा। द लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2003 वॉज 4.25 करोड़। पिछले साल लोन लिया था, बात अगले साल की चल रही है, कुछ किस्तें वापस करी होंगी तो लोन 4.25 करोड़ का बचा हुआ है। द करंट रेशियो ऑफ ABC लिमिटेड वाज 1:1। लो जी, टूट गई कंडीशन। करंट रेशियो 1.33 मेंटेन करना था, वो कह रहे करंट रेशियो कितनी हो गई है 1:1 एंड डेट इक्विटी रेशियो वाज 0.5। लो जी, दूसरी कंडीशन भी टूट गई। स्टेट बैंक सेंट अ नोटिस ऑन 5 अप्रैल डिमांडिंग रीपेमेंट ऑफ लोन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। 5 अप्रैल को स्टेट बैंक ने नोटिस भेज दिया है। हमने क्या पढ़ा था कि चाहे अगर आपने कोई कंडीशन तोड़ दी है और नोटिस बाद में भी आता है, इवन देन इट इज विल बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट एज पर इंड AS 10 और आपको लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा मानते हुए कि ये पैसा आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा। यही पढ़ा था हमने। स्टेट बैंक ने 5 अप्रैल को नोटिस भेज दिया जो लोन वापस करिए और फाइनेंशियल साइन हुए 10 मई को, तो ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाता है, कार्व आउट है ये। और फिर हमने पढ़ा था अगर आपने बैंक से बात कर ली और बैंक अगर बुक्स ऑफ अकाउंट साइन होने से पहले कहता है चल कोई नहीं रहने दो, तो फिर हम इसको नॉन करंट ही दिखाते हैं। यही तो हमारा कार्व आउट था, तो यही अगली लाइन में लिखा है। ऑन रिसीविंग द नोटिस द CFO ऑफ ABC लिमिटेड नेगोशिएटेड विद द बैंक एंड एंश्योर्ड टू रेक्टिफाई द ब्रीच। आगे ना बात देखो, CFO बैंक के साथ जाके मिला और क्या है यार तुम लोग घुसाई कर गए हो, हम कर देंगे ब्रीच को रेक्टिफाई। एज अ रिजल्ट ऑन 25 अप्रैल 2003 द बैंक हैज एग्रीड नॉट टू रिकॉल द लोन। लो जी, 25 अप्रैल को बैंक ने कह दिया हम लोन वापस नहीं मांगेंगे एंड अलाउड द कंपनी टू अचीव द कॉन्ट्रैक्टेड करंट एंड डेट इक्विटी रेशियो बाय 2005। कह रहा आप 2025 तक भी इसको 5 तक भी अचीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे अगर ये वाली लाइन ना हो फिर तो ये लोन बन चुकी है आपकी करंट लायबिलिटी, पर हमारा कार्व आउट कहता था अगर आपकी बैंक से बात हो गई है तो फिर आप इसको क्या दिखाइए, नॉन करंट लायबिलिटी। आइए देखिए सवाल क्या है। हाउ द लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम स्टेट बैंक हैज टू बी क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 in case ABC Limited has not negotiated with the bank for rectification of breach। अगर किसी ने यहां तक पढ़ के नॉन करंट कर दिया तो गलत हो जाएगा। वो कह रहा है कंपनी ने मान लो नेगोशिएट नहीं किया है, फिर तो इंड AS 1 कहता है भाई ये कौन सी लाइबिलिटी है, करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बिकॉज लोन की कंडीशन टूट गई है और फाइनेंशियल अपनी लाइबिलिटी की परिभाषा कहती है लाइबिलिटी बिकम्स पेबल ऑन डिमांड एंड एनी लाइबिलिटी जहां यू entity does not have a right of deferment, then such liability will be classified as current liability. Second, after negotiation with State Bank, how the long-term loan has to be classified in financials for 31 मार्च 2003। नेगोशिएशन के बाद तो हमारा क्या लग जाता है, कार्व आउट लग जाता है, और कार्व आउट कहता है द लाइबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर हो गया। सो ये बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस देखो सिंपल आते हैं, हमने इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। तो इस पे 2 सवाल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर हर डिफरेंट इंड AS पे आ रहे हैं, आपको हर इंड AS की नॉलेज टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है
वैसी ही नॉलेज आपको भी चाहिए अगर आपको पेपर समय पे पूरा करना है तो, क्योंकि अब क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं पेपर में, बहुत इंड एएस की तगड़ी कवरेज होने वाली है, चाहे एक इंड एएस से 2 नंबर का ही सवाल क्यों ना आए, पर हर एक इंड एएस से बच्चे कुछ ना कुछ तो अब आने वाला है। एबीसी लिमिटेड हैज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वाई ऑफ 10,000 यूनिट एट 31 मार्च 2004। लो जी, इंड एएस 2 आ गया। इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है फिनिश गुड्स पे। If finished goods are expected to be sold at cost or above the cost, then raw material will be valued at cost. If finished goods are expected to be sold below cost, then raw material will be valued at cost or replacement cost, whichever is lower. इस तरह से एक एक रूल, एक एक प्रोविजन आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ये क्वेश्चंस करके आपको मेरे साथ थोड़ा फायदा भी होगा। सारे इंड एएस इधर उधर से इकट्ठे रिकॉल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो 10,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के पड़े हुए हैं विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100 ईच, तो कॉस्ट है जी 100, है ना, तो कॉस्ट हो गई 100 ईच। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट रॉ मटेरियल इज 95 ईच, इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं। करंट मार्केट वैल्यू अगर सिमिलर आज खरीदने जाए तो बाजार में 95 का है। एबीसी लिमिटेड विल यूज द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ कंपोनेंट फॉर कस्टमर। ऑफ कोर्स आप रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। The conversion cost for making the finished goods would be 130 each. तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट निकालो। रॉ मटेरियल लगेगा 100 रुपए का, कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी 130 की, तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई 230। एबीसी लिमिटेड एस्टिमेट कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड सेल ऑफ ₹50 ईच। कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड सेल ऑफ ₹50 ईच, अभी 50 रुपए एक और भी है, तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट हो गई 280। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 290। फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस कितना है 290। अब बताओ, फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव द कॉस्ट। फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है 280। फिनिश गुड्स बनाने में 100 रुपए का रॉ मटेरियल, 130 की कन्वर्जन कॉस्ट और 50 की कोई और भी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, 3 होती है ना, मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट, विच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन एज पर इंड AS 2। सेलिंग प्राइस है 290, कॉस्ट है 280, सेलिंग प्राइस है 290, तो फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड अबव कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट 100। तो 10,000 यूनिट इंटू 100, आंसर शुड बी 10 लाख। ये लो जी 10 लाख, 10,000 इंटू 100, आंसर शुड बी थाउजेंड्स में देना है आपको। ओके, तो पहले जरा हम जीरो लिख ले, 5-6 रुपीज इन थाउजेंड में 1000 आंसर होगा आपका। ये यहाँ पे लॉजिक लिख लो, since finished goods are expected to be sold above its cost, hence raw material will be valued at its cost। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 100। रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट, तो थर्ड का आंसर क्या है सी। पहले का बी और सी बिल्कुल ठीक। सो ये आ गया जी इंड AS 2 का। बच्चे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस डिफरेंट इंड AS के आए हैं। आगे बढ़िए। एबीसी लिमिटेड सोल्ड अ मशीनरी Z फॉर 900,000 टू अ न्यू कस्टमर। लो जी, मशीनरी बेची है। टू गेट इन टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, the terms of the sales also include after sale services to be provided for next 3 years free of cost। इंड AS 115 distinct performance obligation। वो कह रहा है हम मुफ्त में फ्री में आने वाले 3 साल तक आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे। आपको पता है दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता है, तो क्या पढ़ते हैं कि दोनों के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशियो में अपने कंसिडरेशन को बांट दीजिए। ठीक है, जो भी आपने कंसिडरेशन निकाला है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशियो में आप विभाजित करते हैं, बिकॉज 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। द कंपनी ऑल्सो सेल्स द सेल्स सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। आगे बात अब तो पक्का ही हो गया, ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कंपनी अलग से भी देती है सर्विस। वेयर द कस्टमर बायज इट आफ्टर इनिशियल वारंटी पीरियड ऑफ 100,000। कस्टमर्स 100,000 देके ये बाय भी कर सकता है, और 900,000 मशीनरी की कॉस्ट है। अब आपने टोटल 900 लिया है, आपने टोटल 900 लिया है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दोनों का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है 900 और 100, तो 900 इंटू 9/10,
तो मशीनरी की सेल आप कितनी दिखाएंगे, 810। ये तो आज आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज रेवेन्यू की सारी कंडीशंस पूरे हो जाते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। बाकी जो बचा आपका 90, ये आपको डेफर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर्विस आज थोड़ा देनी है, सर्विस तो आने वाले 3 साल में देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ये तो मलाई सवाल है। सो आइए क्या मांगा है, हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर सेल ऑफ मशीनरी जेड। तो 810 तो मशीन का ये लास्ट आंसर है। 810,000 is to be recognized in the year of sale and 90,000 to be spread over next 3 years. तो distinct performance obligation का आंसर है डी। मैं फिर कहता हूं बच्चे, ये बहुत आसान है। आप लोगों ने बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस किए होते हैं क्लास में, ये तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगने चाहिए। अब मुझे नहीं पता पेपर में किस तरह के आएंगे, इसी तरह के आएंगे, क्योंकि हमने जीएफआरएस कराया हुआ है। ये सारे केस स्टडी जीएफआरएस में भी थे और इसी लेवल के ही पूछे जाते थे। जस्ट इज द केस इज कि आपको एक एक इंडेस की बारीक से बारीक प्रोविजन की नॉलेज होनी चाहिए, और आप ये केस स्टडीज आराम से उड़ा देंगे, आपको कोई तंग नहीं कर सकता। चले आगे, आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। एक और केस स्टडी है, एमटीपी का ही है, पढ़िए जी। डीईएफ लिमिटेड, ये रहने दो यार, ये फालतू बातें होती हैं सारी, पेपर में पढ़ लेना, कहीं को काम की बात ना लिखी हो। हम आगे बढ़ते हैं सीधा। ऑन 1 जून 2002 DEF Limited decides to dispose of the business, लो जी, in days 105, non-current assets held for sale, and current and non-current assets of one of its division relating to the specialty chemical business. Okay जी, which it had acquired several years ago. तो वो एक डिवीजन को बंद करने जा रहे हैं, डिस्पोजल ग्रुप आ गया। This disposal does not involve DEF Limited withdrawing from a particular market sector. फालतू बात है। Disposal group held for sale किस वैल्यू पे आता है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और डिस्पोजल ग्रुप है तो जो भी इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, बाकी नॉन करंट एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे, बिकॉज करंट एसेट्स तो यहाँ पे कवर ही नहीं होते। यहाँ तो कवर ही कौन से एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट। तो ये इस इतना बड़ा सवाल हमने बुक में किया हुआ, इतना बड़ा, ये तो बहुत ही छोटा सा है। कैरिंग वैल्यू एज ऑन 1 जून ऑफ द एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ आर एज फॉलोज। तो कैरिंग वैल्यू निकालो, 20, 10, 30, 38, 10, 48, 53, 63। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप आ रही है 63। अब इसकी फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। गुडविल है, पीपी है, पेटेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। नन ऑफ द एसेट्स ऑफ बिजनेस हैज सफर्ड इंपेयरमेंट एज ऑन 1 जून। वो कह रहा है इंपेयरमेंट किसी की नहीं है। At that date, the inventories and trade receivable were already stated at not more than recoverable amount. वो कह रहा है ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है। इनको तो हम वैसे भी नहीं छेड़ते, क्योंकि ये इंडेस किसका है, नॉन करंट एसेट्स का है। DEF Limited offered the business for sale at a price of 46.5 million, लो जी, which was considered to be reasonably achievable. DEF estimate that direct cost of selling the business would be 5 लाख। तो आपकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 46.5 माइनस 0.5, 46 लाख। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया आपका, लॉस 17 लाख। तो 17 लाख में पहले गुडविल की गर्दन कटेगी, माइनस गुडविल 10 लाख, तो बचा कितना, 7 लाख। वो 7 लाख पीपीई और पेटेंट में 20:8 की रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वो बांट के देख लेंगे। These estimates have not changed since 1 June and DEF estimates that the business will be sold by 31 March at the least. बहुत आसान सवाल है, हम सवाल पढ़ेंगे क्या मांगा है। Compute the value of specialty chemical division goodwill at the date of classification after remeasurement. goodwill की वैल्यू तो बच्चे 0 हो गई, फिर से यहाँ निकाल लेते हैं। इधर देखो, कैरिंग अमाउंट कितनी है, 63, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, 46.5, याद है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 46। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आता है, 17, और सबसे पहले किसको एलोकेट होता है, गुडविल। गुडविल कितनी है, 10 मिलियन। तो बचा कितना, 7 मिलियन। तो गुडविल की वैल्यू कितनी हुई, 10 माइनस 10, 0। तो नील आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन एसेट पीपीई एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीपीई की वैल्यू मांगी है, तो पीपीई की वैल्यू दी कितनी हुई है, पीपीई की वैल्यू है 20, माइनस इसको भी ये लॉस एलोकेट होगा 7 का, पीपीई और पेटेंट में बटेगा इन द रेशियो ऑफ 20:8। तो 28 इंटू 20, तो 7 डिवाइड बाई 28 इंटू 20, 5। तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ पीपी कितनी आ गई, 15 मिलियन।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो हाथ और तेज चलना चाहिए। थ्योरी में तो फिर भी सोचना पड़ेगा, पर प्रैक्टिकल में तो हमने 1000 सवाल किया होगा कम से कम इंड एएस के ऊपर। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो हाथ और तेज चलना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी ब्रेड एंड एरिया में आ गया ना। थ्योरी अपने एरिया में फिर भी नहीं होती, पर प्रैक्टिकल को थ्योरी फिर भी बच्चे का हाथ हल्का रह जाता है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, पर प्रैक्टिकल वो करके गया होता है, इसलिए प्रैक्टिकल तो और तेज चलना चाहिए। सो देख ले आंसर सी और डी दिया हुआ है, नीचे क्या है, हाँ ठीक है, सी और डी। आगे बढ़िए। तो ये दो क्वेश्चन इंड एएस 105 में से पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड DEF लिमिटेड with a grant of 21 million to assist it in the development of the factory। लो जी, इसका इंतजार था। मुझे लगता है कि ये क्लास अंत होते होते कोई इंड एएस बचेगा नहीं, सारे ही आ जाएंगे। तो इंड एएस 12 आ गया जी, 21 मिलियन की ग्रांट मिली है जी गवर्नमेंट पे, सॉरी 12 का गया 20, इंड एएस 20, 12 तो बच्चे इनकम टैक्सेस है, इंड एएस 20 आ गया। द ग्रांट वॉज प्रोवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 तरह की ग्रांट है। पहला, ₹6 million of the grant was a payment by the government as an inducement to DEF Limited to begin developing the factory। अच्छा, 6 मिलियन की ग्रांट दी है फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए। नो कंडीशंस वर अटैच्ड टू दिस पार्ट ऑफ द ग्रांट। लो, तो हमने पढ़ा हुआ है, जिसके साथ कोई कंडीशन ही नहीं होती वो ग्रांट इमीडिएटली कहां ट्रांसफर कर देते हैं, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जब ग्रांट के साथ कोई कंडीशन ही अटैच नहीं है तो इमीडिएटली उस ग्रांट को कहां डाल दिया जाता है, P&L अकाउंट में डाल दिया जाता है। देखते हैं सवाल क्या है। 15 मिलियन ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, तो ग्रांट रिलेटेड टू PP एट ए कॉस्ट ऑफ ₹60 मिलियन। फैक्ट्री बनेगी 60 मिलियन में, ग्रांट मिली है 15 मिलियन में, तो ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स हो गया। The land was leased, so whole of the 60 million is depreciable over the estimated 40 years of useful life of the factory। वो कह रहा है जो भी 60 मिलियन है ये 40 साल में डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ग्रांट रिलेटेड टू PP, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स के 2 ट्रीटमेंट होते थे, या तो फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट कर दो, नेट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा दो, या इस ग्रांट को उठा के डेफर्ड इनकम में डाल दो और उस डेफर्ड इनकम को धीरे धीरे बेचते रहिए, कहां पे, P&L में, इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। देखते हैं अब सवाल क्या है, पहले ये पढ़िए। What would be the treatment of grant of 6 million received from the government as an inducement to DEF to begin developing the factory। वो कह रहा है ये 6 मिलियन का क्या ट्रीटमेंट है। तो 6 मिलियन तो बच्चे हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि कोई कंडीशन ही अटैच नहीं है, नो कंडीशंस वर अटैच्ड फॉर दिस पार्ट ऑफ ग्रांट, तो 6 मिलियन तो डायरेक्टली कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। तो आइए जरा देखें क्या आंसर है। ग्रांट टू बिगिन विद डेवलपिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन स्टेटमेंट ऑफ PL। लो बच्चे यही आंसर है, फिर भी पढ़ लेते हैं। 15 मिलियन, पहले ही आंसर मिल गया, हमें पहले ही पता है यही आंसर है कि अगर ग्रांट के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है तो वो ग्रांट कहां जाती है, P&L में। ये देखो ए आंसर है। आइए, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को कंफ्यूज करेगा, अब ध्यान से देखना। What would be the treatment for grant of 15 million related to the construction of factory at a cost of 60 million। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ग्रांट रिलेटेड टू PP फिक्स्ड एसेट है और इसके 2 ट्रीटमेंट बताए गए हैं, या तो फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट कर दो या डेफर्ड इनकम में भेज दो। देखते हैं क्या है। 15 मिलियन ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन इनकम स्टेटमेंट। क्या आप बात करते हो सर, इमीडिएटली थोड़ा जाता है P&L में। डिडक्ट द ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, यहां तक तो ठीक है, एंड डेप्रीशिएट द नेट कैरिंग वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये तो ठीक ही लग रहा है ना, कि ग्रांट को डिडक्ट कर दीजिए कहां से, एसेट की कॉस्ट से। पर सर ये तो एक ही मेथड सुझाया गया है, पढ़ते हैं फिर नीचे, क्योंकि इसके तो 2 मेथड होते हैं। आगे पढ़िए। शो द ग्रांट एज डेफर्ड क्रेडिट एंड लीव द इनिशियल कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट 60 मिलियन। Thereafter, the deferred credit would be released to income statement at the end of 40th year। ये गलत हो गया, मुझे लग रहा था यही आंसर होगा, पर ये गलत हो गया। भाई आज ग्रांट को डेफर्ड क्रेडिट में भेज दोगे तो वो डेफर्ड क्रेडिट हर साल आने वाले 40 साल में PL में जाएगी। वो कह रहा है 40 साल बाद PL में डालो, 40 साल बाद PL में डालो। जी नहीं, 40 साल बाद आप PL में नहीं डाल सकते, आपको उसको ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर डालना है, तो ये भी गलत है।
0.375 मिलियन इज टू बी क्रेडिटेड इन 3-4, ये कैसे आया होगा? 15 मिलियन डिवाइड बाय 40, क्योंकि 40 साल में, तो 0.375 मिलियन क्रेडिटेड इन 3-4 इन द इनकम स्टेटमेंट ओवर 40 ईयर पीरियड एज डेफर्ड ग्रांट इनकम। अब बच्चे ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दो इसके ट्रीटमेंट है, दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हैं। मैंने कहा था ना ये सवाल पंगा क्रिएट करेगा, क्योंकि ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, और बी कह रहा है कि ग्रांट को एसेट में से माइनस कर दो और नेट कैरिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा दो, ये भी आंसर है। और डी कह रहा है कि ग्रांट को 0.375 हर साल डेफर्ड इनकम में भेज दो। इंस्टीट्यूट ने बी आंसर किया है, वो कह रहा है ये आंसर नहीं है। मैंने कहा क्यों? जो मुझे लग रहा है कहीं लिखा नहीं हुआ, क्योंकि एमटीपी के आंसर डिटेल में नहीं दिए होते। मुझे लग रहा है कि डी आंसर इसलिए नहीं है कि डी में ये नहीं, ये वाली लाइनें लिखी हुई, शो द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, ये वाली लाइनें लिखी हुई, एंड लीव द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट 60 मिलियन। सीधा लिख दिया है कि 0.375 मिलियन इनकम स्टेटमेंट में डाल दीजिए। दिस कैन बी द ओनली रीजन कि अधूरा ट्रीटमेंट है डी में पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। और जब बी और डी में देखता हूं तो पूरा ट्रीटमेंट मुझे बी में नजर आता है। इसलिए बच्चे मैं हमेशा बोलता हूं जब दो आंसर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपको मोस्ट सूटेबल आंसर देके आना है, और मोस्ट सूटेबल आंसर बी है, क्योंकि बी पूरा आंसर है। डी में ये कहीं नहीं लिखा गया कि आज ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट है, सिर्फ यही लिखा गया कि 0.375 हर साल पीएल में भेज दो, वो ठीक है, पर आज का ट्रीटमेंट तो बताया नहीं। तो यही कारण हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने आंसर इसका बी किया है। तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, ये ठीक है कि बी पूरा आंसर है, डी अधूरा आंसर है, बट स्टिल ये बच्चे को पेपर में कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आंसर तो डी भी सही है, बस ये पूरा अधूरा का रौला था इस सवाल में बस। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दो ऑप्शंस लगे तो फिर आपको मोस्ट सूटेबल और मोस्ट कंप्लीट आंसर करके आना है, ये ध्यान रखिएगा। मन मर्जी से नहीं करना, मोस्ट सूटेबल और मोस्ट कंप्लीट आंसर आपको करना है, ठीक है। सो ये केस भी हो गया, इसमें दो ही इंड एज थे, इंड एज 105 था और इंड एज 20 था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाइए, पढ़िए जी केस स्टडी नंबर, चलिए पढ़िए जी। ये पहला पैराग्राफ तो बच्चे घर पे पढ़ लीजिएगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर ये पहला पैराग्राफ हमेशा ही फालतू होगा काफी हद तक, पर फिर भी आप पेपर में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑन 1 October 2001 HIJ Limited subscribed to 40 million ₹1 लोन नोट्स इन Z Limited। तो HIJ ने लोन नोट्स खरीदे हैं 40 मिलियन के, ₹1 की फेस वैल्यू है Z लिमिटेड के। तो ये फाइनेंशियल एसेट हो गया, फाइनेंशियल एसेट है भैया, आपने किसी के डिवेंचर खरीदे हैं। लोन नोट्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स, सो काइंड ऑफ फाइनेंशियल एसेट। द लोन नोट्स वर इशूड एट 90 पैसा, डिस्काउंट पे इशू है, एंड वर रिडीमेबल एट 1.2 ऑन 30 September 2006। 6 साल बाद रिडम्पशन है, 6 साल बाद रिडम्पशन है। एच ने खरीदे हैं, पर इशू किसने किए हैं? जेड ने इशू किए हैं। हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हम HIJ के लिए काम कर रहे हैं, जिसने लोन नोट्स खरीदे हैं। 90 पैसे पे इशू है, रिडम्पशन होगी 1.2 पे। तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्योंकि फेस वैल्यू 1 है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 September इन एरियर्स एट 4% ऑफ पार वैल्यू। तो 4% ब्याज वो हर साल पे करेगा। तो बच्चे ये है आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक अगर ये मार्केट टर्म्स में है तो फिर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे काम करना होता है और फेयर वैल्यू आपको दोबारा नहीं निकालनी पड़ती। बट अगर ये ऑफ मार्केट टर्म्स है, जैसे स्टाफ लोन होता था, आप सस्ता देते थे, तो फिर आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती थी। तो यहाँ आपको फेयर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, ये देखो, दिस रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ 9.9। ये कैसे निकला होगा भाई? इशू एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट पार है, तो उसने IRR निकाला होगा। तो जब ऑफ मार्केट टर्म्स होता है तो IRR नहीं निकालना होता, पर जब ऑन मार्केट टर्म्स होता है तो आपको फिर IRR निकालना पड़ता है। तो उसने IRR निकाला है, 9.9% आया है। HIJ Limited's intention is to hold the loan notes until redemption। कह रहा हम इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, SPPI है और ये इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा। आई होप सो ये वर्ड्स आपको याद है। आइए सवाल क्या है?
What would be the initial measurement of financial instrument as subscription of loan notes in Z Limited? तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगा? तो इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू तो निकालनी नहीं आपने, तो 40 मिलियन इंटू 0.9, 40 मिलियन इंटू 0.9, तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगा? 36 मिलियन। 40 मिलियन इंटू 0.9, बच्चे फेयर वैल्यू तब निकालते हैं जब ऑफ मार्केट टर्म्स होते हैं कि आपने बाजार रेट पे लोन नहीं दिया, तो यहाँ तो बाजार रेट पे ये आईआरआर दिया हुआ है सवाल में। सो जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा वो डिस्काउंट पे आपने पैसे कितने दिए हैं? 36 मिलियन। तो इसी 36 मिलियन को ध्यान में रख के ही तो आईआरआर निकाला गया होगा ना। सो इनिशियल रिकॉग्निशन एज ए फाइनेंशियल एसेट बुक्स में कितने का होगा? 36 मिलियन। एक और सवाल है इस पे, व्हाट वुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन 31 मार्च 2002? तो आओ इसका अकाउंट बना लेते हैं। बच्चे ध्यान रखना, ये इशू हुए हैं 1 अक्टूबर 2001 को, इधर देखो 1 अक्टूबर 2001 को, और आपसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मांगा है 31 मार्च 2002 को। तो ओपनिंग बैलेंस है कितना? 36 मिलियन। 6 मंथ्स का ब्याज लगेगा 36 इंटू 9.9% था शायद, है ना? यस, इंटू 6/12। 30 ये बनाना में आता है, बहुत बनाया हमने। 36 इंटू 9.9% इंटू 6/12, तो 1.782। अभी तक पेमेंट कोई रिसीव नहीं हुई है, बिकॉज पहला इंटरेस्ट मिलना है 1 साल बाद 30 सितंबर को। हम तो बच्चे 31 मार्च को काम कर रहे हैं, तो बस यही आपकी कैरी डाउन वैल्यू होगी, प्लस 36, 37.782। लो जी, 37.782। अब देखो हमने कितने मुश्किल मुश्किल सवाल इस पे किए होते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? वो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस बता दो, बस किसका? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बता दो। बस एक ही गलती हो सकती है कि बच्चा पूरे साल का ब्याज ना लगा दे, अदरवाइज बच्चे गलती होने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ डेट्स ध्यान से देखने थे, और बस एक ही दिक्कत है कि आप पूरे साल का ब्याज ना लगा दे बस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाप रे, ये काफी बड़ा है। ऑन 1/4/2001 HIJ लिमिटेड कमेंस जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विद जी लिमिटेड। लो जी, फिर से इंड AS 111 लग रहा है। प्रॉपर्टी का जॉइंट कंस्ट्रक्शन है, अगर सेपरेट एंटिटी बनाएंगे तो जॉइंट वेंचर है, नहीं बनाएंगे तो जॉइंट ऑपरेशन है। For this purpose, an agreement has been entered into that provides for joint operation, तो joint operation ही है, and ownership of the property, entity अलग नहीं बनी। तो joint operation का ट्रीटमेंट क्या होता है? हर व्यक्ति अपना अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर ले, यही होता है joint operation। All the ongoing expenditure comprising maintenance plus borrowing cost is to be shared equally। So जो भी खर्चे होंगे मेंटेनेंस के, बोरोइंग कॉस्ट के, वो ये लोग इक्वली शेयर करेंगे। कंस्ट्रक्शन करनी है प्रॉपर्टी की, तो इट कैन बी ए क्वालिफाइंग एसेट। तो बोरिंग कॉस्ट लिखा है ना, तो एज पर इंड AS 23 अगर ये क्वालिफाइंग एसेट हुआ तो बोरिंग कॉस्ट क्या हो सकता है? कैपिटलाइज भी हो सकता है। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2001, तो रेडी टू यूज हो गया 30 सितंबर 2001 को। स्टार्ट कब हुआ था? 1/4/2001 से, तो 6 महीने का क्वालिफाइंग पीरियड लग रहा है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी। पुट टू यूज हुआ है 1 जनवरी। तो क्या हमें पुट टू यूज देखना होता है? जी नहीं, हमें तो रेडी टू यूज देखना है, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट सारे खर्चे रेडी टू यूज तक ही कैपिटलाइज होते हैं, एज पर इंड AS 16 भी, एज पर इंड AS 23 भी। एट विच टाइम द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द सेम वॉज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स, 20 साल उसकी लाइफ है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज 40 करोड़। Beside internal accruals, the cost was partly funded by way of loan of 10 करोड़ taken on 1 जनवरी 2001। बच्चे लोन उन्होंने 1 जनवरी 2001 को ही ले लिया था, पर जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन बना है, एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है 1/4/2001 से। तो ध्यान है ना, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो 1/4/2001 से ही स्टार्ट हुए। आपने लोन कब लिया है ये मैटर नहीं करता, तो बोरिंग कॉस्ट तो 6 मंथ्स का ही कैपिटलाइज होगा 10 करोड़ के ऊपर। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 10% विद इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। कंपनी हैज स्पेंड 4 लाख ऑन मेंटेनेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़िए। द कंपनी हैज रिकॉर्डेड द एंटायर अमाउंट पेड एज इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ ठीक है, अपना अपना हिस्सा उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। सजेस्ट द सूट जॉइंट वेंचर, बाप रे बाप, ये तो गलती है, जॉइंट वेंचर थोड़ा ये, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर रिकॉर्ड कर लिया उसने। नहीं 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 नहीं, ये गलत है।
वो कह रहा है इसका ट्रीटमेंट बताइए। पढ़िए क्या सवाल है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2 व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट एग्रीमेंट, वो तो पहले पता लग गया था कि सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई है, सवाल में साफ लिखा है एग्रीमेंट इज इन द नेचर ऑफ जॉइंट ऑपरेशन, ये तो साफ ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये तो कॉम्प्रीहेंशन टाइप सवाल है। ये देखो कि ये जॉइंट ऑपरेशन है, जब तक सेपरेट एंटिटी नहीं बनती तो वो तो जॉइंट ऑपरेशन ही रहेगा। What will be the initial cost of PPE appearing in the books of HIJ Limited? So इधर देखो उन्होंने प्रॉपर्टी पे कितना खर्चा किया है 40 करोड़, तो इक्वल हिस्सा है, तो HIJ का कितना हो गया 20 करोड़, क्योंकि इक्वल हिस्सा है ना, लिखा था कि ये सब कुछ किसमें बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, तो 20 करोड़ इसका हो गया। फिर उन्होंने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी है कितनी, 10 करोड़ का लोन है, और ब्याज का रेट कितना है, ब्याज का रेट है 10% और पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना था 6 मंथ्स। हालांकि लोन पहले ले लिया था पर खर्चा तो बाद में किया, तो 10 करोड़ इंटू 10% इंटू 6/12 50,000, तो 50 लाख आना चाहिए। 10 करोड़ इंटू 10% इंटू 6/12, हाँ 50 लाख, तो 50 लाख का आधा इसका हो गया, डिवाइड बाय 2 25 लाख, तो 2 करोड़ 25 लाख आ रहा है, 20 करोड़ 25 लाख, सॉरी 20 करोड़ 25 लाख, ये आंसर होगा सी। भाई अपना हिस्सा रिकॉर्ड करना है ना, सारे और भी तो खर्चा है, मेंटेनेंस कॉस्ट का 4 लाख, वो कैपिटलाइज थोड़ा होना है। उसने पूछा है कि आप बताइए इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई डेप्रिसिएशन से पहले, और मेंटेनेंस का खर्चा कैपिटलाइज थोड़ा होता है, कैपिटलाइज तो 2 ही चीजें होंगी, एक जो आपने कंस्ट्रक्शन का खर्चा किया प्लस बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड AS 23, और मेन देखना था कि बोरिंग कॉस्ट में पीरियड क्या लेना है, तो पीरियड विल बी 6 मंथ्स, बिकॉज आपने लोन कब लिया मैटर नहीं करता, जब से खर्चा होना शुरू हुआ वही से ही पीरियड कैपिटलाइज होगा। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर एंडेड टू बी चार्ज इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। अब बच्चे ये जी लिमिटेड जो दूसरा को वेंचरर है उसकी बुक्स में डेप्रिसिएशन मांगा है ना, यस, तो फर्क क्या है, जितना इसनी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है उतना ही उसकी बुक्स में रिकॉर्ड होना है, तो 20 करोड़ 25 लाख क्योंकि आधा आधा है ना, और डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी थी, लाइफ थी आपकी कितनी थी, कहीं दी हुई थी लाइफ, या कहाँ दी हुई थी लाइफ, हाँ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, और डेप्रिसिएशन लगेगी 6 मंथ्स की, क्योंकि रेडी टू यूज 30 सितंबर को हुआ है ना, तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगा दो, तो 20 करोड़ 25 लाख इंटू 10% ही था, नहीं लाइफ दी हुई थी ना 20 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6/12, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 20 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड बाय 2 5062,500, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। लो जी 5062,500, बच्चे इक्वल हिस्सा था ना, तो चाहे HIG की बुक्स की बात करें चाहे जी की बुक्स की बात करें, दोनों को अपना अपना शेयर रिकॉर्ड करना है, बिकॉज एज पर इंड AS 111 इन केस ऑफ जॉइंट ऑपरेशन क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, सब अपना अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट्स इट। तो DCBCA आंसर है, DCBCA बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया। सो ये प्रॉपर इंड AS 111 का ही सवाल था, ठीक है। चलो जी FTP के केस तो हो गए, आइए अब RTP का देखते हैं। आइए जी ये वाला करते हैं पहले, पढ़िए जी बच्चे, ये सॉल्व है, इसका नीचे प्रॉपर सोल्यूशन दिया है, तो आई वांट ये 2 केस आप खुद ही कर लीजिए RTP, क्योंकि इससे आपको भी थोड़ा सा फ्लेवर लेने का मौका मिलेगा, सारे मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, तो इसके प्रॉपर सोल्यूशन दोनों के दिए हुए हैं नीचे, तो ये मैंने जानबूझ के पूरे सोल्यूशन दिए, कुछ नहीं है, ये इंड AS 16 का है, ये देखो ये देखो, क्या ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकालनी आपको आती नहीं है, क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या ऐड नहीं करना है, तो इंड AS 16 का क्वेश्चन है, और ये साथ में देखो ये इंड AS 115 का है शायद, नहीं ये इंड AS 37 का ही लग रहा है, ये इंड AS 7 कैश फ्लो निकालना है इनडायरेक्ट मेथड, ये तो बुक में भी है क्वेश्चन, तो ये आप खुद से करिएगा, ताकि 10 MCQs आप अपने खुद से एक बार कर लीजिएगा, आपको थोड़ा फ्लेवर मिल जाएगा, क्योंकि सारे मैं ही करा दूंगा तो फिर, क्योंकि इसके प्रॉपर सोल्यूशन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। सो बेटर है बच्चे ये वाला पोर्शन आप खुद से सॉल्व करें, मैंने आपको 6 केस स्टडीज करा दिए हैं, अब आपको फ्लेवर मिल चुका है
कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सो 2 आप खुद से कर लीजिएगा, ये हैंड आउट में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। सो आई होप सो ये वीडियो आपके काम आएगी। एटलीस्ट अब आपको पता लग गया पेपर में किस तरह के क्वेश्चन से आपका सामना होने वाला है। आई नो इट्स लेट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ही लेट दिए हैं और इससे पहले को केस उन्होंने बताया ही नहीं था किस तरह के आने हैं। हालांकि हमें पता था GFRS टाइप ही आएंगे, बट स्टिल इनका कुछ पता नहीं होता, इसलिए हमें इंतजार था कि कभी हमें केस स्टडी दे और हम बच्चों को बताएं। देखो बच्चे, न्यू कोर्स है, सबके लिए नया है, तो इंस्टीट्यूट के लिए भी नया है, तो उनको भी समय लगा इस काम करने में। चलिए कोई बात नहीं, स्टिल हमें पता लग गया एक, क्योंकि तैयारी तो कुछ अलग नहीं है ना, FR के सिलेबस में तो कुछ चेंज ही नहीं है। एक तो एथिक्स वाला टॉपिक ऐड हुआ है और एक थ्योरी टॉपिक है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो तो मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो मेरा भी इतना कोई रिश्ता है नहीं। उसमें से 2-4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, उसको स्टडी मटेरियल से देख लेना एक बार, ठीक है। अदरवाइज वो तो थ्योरी टॉपिक है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपको ही करना है जो करना है। सो बाकी FR में तो कुछ नया था नहीं, FR तो सारा ही सेम था, क्लियर है ना। तो तैयारी वैसी है, बस ये क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदला था, वो तरीका हमने आपको बता दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।